का स्वागत है। आज 9 जून का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पीडीएफ को हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग इस पीडीएफ को वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पीडीएफ में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और एक ही सवाल से कई सवाल जो निकलते हैं, तो वो डिस्कस हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है। अगर 9 जून के इतिहास की हम बात करते हैं तो बहुत कुछ हुआ था। 9 जून को 1949 में भारत की पहला आईपीएस किरण बेदी का जन्म हुआ। किरण बेदी जी को, वैसे किरण बेदी आजकल हैं कहाँ, ये आपको बताना है। किरण बेदी जी किस पोस्ट पे हैं इस समय फ़िलहाल? एग्ज़ाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बताइएगा मुझे। जैसे पौंडीचेरी की वो इस समय राज्यपाल हैं, ठीक है, उपराज्यपाल हैं, तो वो वहाँ पर हैं। ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, खैर, ये जो नाटो और यूगोस्लाविया ने कोसोवो में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, ये आपको मेंस में इंपॉर्टेंट आ जाता है। नॉर्वे ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ समक्ष आत्मसमर्पण किया, ये सब मेंस, जीएस मेंस में आएगा, जो भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा मैं आपको साथ। ठीक है। ये जब मेंस पढ़ाएंगे तब कर लेंगे, अभी प्री के लिए ध्यान देते हैं। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य बना उत्तर प्रदेश से निकलकर। देहरादून उनका सर्दियों की राजधानी है। देहरादून एक वैली है, सर्दियों की राजधानी है। डिमांड ये की जा रही थी कि एक ऐसी राजधानी हो जो गर्मियों की राजधानी हो। ठीक है। तो चूँकि उत्तराखंड में 2 हिस्से हैं, एक उत्तराखंड का हिस्सा कुमाऊँ कहलाता है और एक हिस्सा गढ़वाल कहलाता है। 2 क्या है, कुमाऊँ गढ़वाल। तो जो गैरसैंण एक जगह है, वो दोनों के बॉर्डर पे लगता है। कुमाऊँ और गढ़वाल के बॉर्डर पे एक ऐसा जगह है जो कि दोनों की ही, चाहे कुमाऊँ हो चाहे गढ़वाल के लोगों के लिए तो एक्सेसिबल होगा। ठीक है। तो गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया गर्मी की। इंडिया में एक राजधानी और भी है, जैसे कि जो गर्मियों की है। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसकी गर्मी की और सर्दी की राजधानी अलग अलग है, आपको ये बताना है। ठीक है। अच्छा, बाकी अगर हम उत्तराखंड के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं, तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से बनाया गया। उत्तराखंड के साथ साथ 2 राज्य और बने थे नए, वो कौन से, आपको ये बताना है। और अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है तो वो कौन बना सकता है, किसके पास अथॉरिटी होती है, क्या प्रोसीजर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। पॉलिटी का सवाल ये आता है, क्या पूछा भी क्या हुआ, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई अगर राज्य बनाना है तो कैसे बनेगा वो राज्य नया। ठीक है। तो बाकी मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में तो वही है कि राज्य छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपको इसके पे भी अपने पॉइंट देना है कि कोई देश में छोटे राज्य होने चाहिए, बड़े राज्य होने चाहिए। ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट से सवाल आता है कि नंदा देवी और वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। तो कई बार आपको सवाल पूछा जाएगा पीसीएस में, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर हैं, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो ये लिस्ट सबकी बनी हुई है, सब में 15 से लेकर 20 तक है। नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, टाइगर रिजर्व बहुत सारे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे हैं। तो ये एनवायरनमेंट का पोर्शन है जिससे कि हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं, एक आधा सवाल 100% आते ही आता है। ठीक है। तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो हैं उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये। ठीक है। राज्य में रामगंगा नदी भी है। ठीक है। गंगोत्री से आपका, गंगोत्री से थोड़ा सा और आगे जाते हैं 25-30 किलोमीटर, तो एक गोमुख इलाका आता है। गोमुख एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक ग्लेशियर है, जहाँ से कि भगीरथी नदी निकलती है। भगीरथी नदी जो है वो आगे जाके गंगा बनती है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भगीरथी नदी कहाँ पर किससे मिलती है और कौन सी नदी बनाती है। ठीक है। तो आपको ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, किसके साथ? इसरो ने किसके साथ? इसरो हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है, उसने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, एमओयू साइन किए हैं। और लेटेस्ट एमओयू जो साइन किया वो नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस यानी एरीज से साइन किया है। क्या करेंगे ये लोग? देखिए, पहले तो आप समझिए कि जो एरीज, अगर पूछा जाए कभी कि ये एरीज कहाँ है, तो आपको नैनीताल में है। ये नैनीताल आपको उत्तराखंड में आता है। ठीक है। तो ये बताना चाहिए। जो समझौता हुआ है बेसिकली वो इस बात पे हुआ है कि जो पृथ्वी से ऊपर सैटेलाइट्स जो घूम रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर दूरी पर घूमते हैं। ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष में कहीं पर भी आप उसको सेट कर दोगे। ऐसा जगह पर सेट करना ज़रूरी है जहाँ पर, और एक ऐसी वेलोसिटी के साथ करना है कि वो
सेटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहें, ऐसा ना हो कि उस रेंज से आगे निकल जाएं या पीछे रह जाएं, या हल्की स्पीड कम हो तो स्पीड कम होगी तो गिर जाएंगे पृथ्वी पे, ज़्यादा होगी तो निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर जगह पर उसको फिक्स किया जाता है। अब सभी देश जो हैं अपने सेटेलाइट भेजते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात होती है, ठीक है। लगभग 19,000 से 20,000 सेटेलाइट्स इस समय ऊपर टहल रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं, जिसमें से मात्र 2-2.5 हज़ार ही सेटेलाइट ऐसे जो फिलहाल जो काम कर रहे हैं, बाकी सेटेलाइट्स एक्टिव नहीं हैं। अब जब जो सेटेलाइट जो इनएक्टिव हैं, अब उनका समस्या क्या है कि पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये सेटेलाइट्स जो हैं वो दूसरे सेटेलाइट से टकरा सकते हैं, टकरा के उसमें डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए समझौता ज्ञापन इसरो और एरीज ने किया है। इसरो ने बाकी कुछ और एजेंसीज़ के साथ भी ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को लेकर। बाकी जियो सिंक्रोनाइज और सन सिंक्रोनाइज ये क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जियो सिंक्रोनाइज एक है सेटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनाइज है, और सेटेलाइट सन सिंक्रोनाइज है। ये सेटेलाइट्स ये दोनों क्यों होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, कि आप लोग घर जाके डिस्कस, घर में रह के डिस्कस करो, आके यार ढूंढो। अगर मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो मुझे पता है कि वो याद नहीं रहेंगे आपको, वो थोड़ा सा जब तक एफर्ट नहीं करोगे आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इंडिया का पहला सेटेलाइट कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा सेटेलाइट कौन सा है, इंडिया का सबसे लेटेस्ट सेटेलाइट कौन सा है, इंडिया का सेटेलाइट भेजने वाले जो लॉन्च व्हीकल हैं वो कौन कौन से होते हैं, PSLV, ASLV, SLV या GSLV, इनमें फ़र्क क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। भारत आज का सामान्य ज्ञान क्या है, आयोडीन कमी से क्या होता है। देखिए, आयोडीन कमी जो है उससे घेंगा यानी ग्वाइटर डिजीज़ होती है, अब गले में निकल आता है ग्वाइटर, जो आयोडीन कमी से होता है। और अमूमन जो ये आयोडीन की कमी जो होती है वो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, ये कोस्टल इलाकों में नहीं पाई जाती, क्योंकि कोस्टल इलाके में लोग जो भी खाना खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उससे उनको आयोडीन कमी पूरी हो जाती है। लेकिन पहाड़ों में जो रहते हैं उनके पास आयोडीन कमी होती है, और ये जो बीमारी है ये आपको पहाड़ों पर मिल जाएगी, आपको ग्वाइटर की, घेंगा की, ठीक है। अच्छा, आयोडीन नमक में डाला जाता है, इसको क्या कि आयोडीन युक्त नमक होता है, और क्योंकि सभी लोग नमक खाते थे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आयोडीन को नमक में डाल दो, जिससे कि वो सबके शरीर में चला जाए, ठीक है। देवदास के राइटर कौन थे, देवदास जो एक बहुत ही मशहूर नावल रहा, बाद में वो फिल्में भी बनी उसके ऊपर, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसके राइटर रहे हैं, बहुत ही फेमस रही है। एपिसेंटर शब्द का प्रयोग किसके वर्णन में किया जाता है, एपिसेंटर क्या होता है, कहाँ होता है एपिसेंटर, एपिसेंटर और फोकस में क्या फ़र्क है, ठीक है। एपिसेंटर और फोकस में क्या फ़र्क है, ये जो हैं सभी अर्थक्वेक से, भूकंप से रिलेटेड हैं, और आपको ये फ़र्क समझना जरूरी, बहुत बार आता है। मैं आता हूँ कि आप किताब खोल के इस टॉपिक को पढ़ो, कि एपिसेंटर और फोकस के बारे में जानो कि दोनों क्या चीज़ होती हैं, क्योंकि भूकंप आजकल NCR में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो सवाल हो सकता बन भी जाए आपको, ठीक है। भारत में आए पहले यूरोपियन कौन थे, तो पहले सबसे पहले यूरोपियन जो थे वो फ्रांसीसी नहीं थे, गलत लिखा है यहाँ पे, मिस प्रिंट हो गया है। सबसे पहले पुर्तगाली हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। पुर्तगाली हिंदुस्तान में सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही गए हुए हैं, ठीक है। आपको ये पता करना है कि पुर्तगाली के बाद कौन कौन आया, ठीक है। अच्छा, फ्रांसीसी की अगर बात हो चुकी है, वैसे गलत लिखा है यहाँ पर, लेकिन फ्रांसीसी कब तक रहे और उनका जो मसला अंग्रेज़ों से बहुत रहा, किस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को ख़त्म करके इंडिया से उनका पूरा बोरिया बिस्तर बंद कर दिया, तो यह पता होना चाहिए आपको। बनिहाल किस राज्य की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है, दर्रा का मतलब होता है कि ऐसा गैप, पहाड़ों की रेंज होती है तो बीच में कभी कभी ऐसा था कि एक गैप बन जाता है, जिससे कि नदी या सड़क बनाई जा सके, ठीक है। तो बहुत से दर्रे हैं हिमालय में, तो उनको नाम दिया गया है। बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है, और इस तरह के दर्रे जो हैं वो एग्ज़ाम में हिस्सा रहते ही हैं, मैज़ द फॉलोइंग वाले सवाल रहते ही हैं। बनिहाल पूछ लेंगे, लिपू लेक, नथुल्ला, ये सब पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की है। श्रीगुप्त तो शुरुआत की, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, ठीक है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। स्कंदगुप्त आखिरी में रहे। स्कंदगुप्त को पूछा था कि किसके काल में हुणों ने इंडिया पर अटैक किया, तो वो स्कंदगुप्त थे। भारत का कहते हैं नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा इलाके पर कब्जा किया। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, आर्ट एंड कल्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये आपको मेंस के हिसाब से समझना है कि जो गुप्त साम्राज्य है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए स्वर्ण काल है। दूसरा, अगर मेंस की बात करते हैं तो अशोका के साम्राज्य में यानी मौर्य साम्राज्य में और गुप्त साम्राज्य में क्या फ़र्क है ये पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य है वो सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत है, एक सेंट्रल बॉडी रहती है, वहीं पर जो गुप्त काल है वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड है, ये मेन कारण था।
किस मुगल शासक ने आगरा के किले को बनवाया? आगरा के किले को बनाया है अकबर ने। आगरा का किला है उसको अकबर ने बनाया है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को रंगून निवासित कर दिया गया था? तो जो रंगून भेजे गए थे उनका नाम है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। बहादुर जफ़र द्वितीय को 1857 के विरोध के बाद रंगून भेज दिया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन में से बन जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम कर लेंगे इसका। गंधारा कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली? गंधार जो है वो आपके अफ़गानिस्तान में है, वहाँ का एक सिस्टम जो है एक बनाया गया और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें को जो डेवलप किया गया, ठीक है, और ट्रेन किया जाता है। तो इसको जो है किस अभिधा में सबसे ज़्यादा फूली? तो ये जो फली फूली है वो आपका कुषाण जो थे, ठीक है, उसके टाइम में सबसे ज़्यादा बिकी। कुषाण टाइम में सबसे ज़्यादा ये फली फूली है ये, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जो आपका था सी राजागोपालाचार्य। सी राजागोपालाचार्य जो थे, ठीक है, वो हिंदुस्तान के पहले वो रहे। राजागोपालाचार्य के बारे में एक सवाल और पूछा था कि 14 पॉइंट्स जो है वो कौन से थे? तो 14 पॉइंट्स आपको पता होना जरूरी है। ये आपके इंडिपेंडेंस की लड़ाई के समय का है ये सी गोपालाचार्य, ठीक है। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब कि अपना पैसा निकालने वाली मशीन है, इसको एटीएम कहते हैं। दादा फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीलेंट काम करने के लिए दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भागीरथी और अलकनंदा की नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा कि भागीरथी जो गोमुख से निकलती है, गंगा की पहली नदी होती है भागीरथी, और वो जाके अलकनंदा के साथ नदी मिलती है देवप्रयाग में, तो नदी दूसरी बनती है। एक सवाल आता है कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब में कौन सी नदी किससे मिलती है? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी करता है, तो इसलिए आपको रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इन सबके में जो चीज़ें हैं वो सारी नदियों के बारे में डिस्कस करना है आपको। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको मानुषी छिल्लर, जो पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी, उनको चुना गया है। किस देश ने अपनी ग्राहकों के लिए विशेष समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की है? देखिए, HDFC बैंक ने अपने व्यापारियों और जो ऐसे लोग जो अपना काम करते हैं, वेतनभोगी और के दोनों ग्राहकों के लिए विशेष समर ट्रीट्स अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के हिस्से के रूप में बैंक क्रेडिट कार्ड के प्रयोग करके ऑनलाइन खर्च करने वालों के लिए बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और जीरो डाउन पेमेंट, चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक की पेशकश के बाद थोड़ा सा आपको इस माध्यम से अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। किस राज्य की सरकार ने किस राज्य सरकार ने निवेश मित्र प्लेटफॉर्म के साथ MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक सिस्टम किया कि निवेश मित्र में जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और देखा जा रहा है कि जो MOU साइन हो रहे हैं उसमें वो क्या प्रोग्रेस उसके अंदर हो रही है। तो MOU का ट्रैकिंग पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। किसने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है? देखिए, सड़कों पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लगभग 5 लाख एक्सीडेंट हर साल होते हैं, जिसमें से 1-1.25 लाख लोग मर जाते हैं। तो इनकी दर कम करने के लिए जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने शुरुआत की है, जागरूकता की शुरुआत की, जिसमें लोगों को पता चल सके कि क्या करना चाहिए, अपनी गलती से उनको ना मरें वो, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत है ना वो नितिन गडकरी जी ने की है। हाल ही में निम्नलिखित में किसने वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? देखिए, बायोकॉन की मालकिन है आपका किरण मजूमदार शाह, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, दवाई बनाती है बायोकॉन, ठीक है। तो इनकी मालिक है किरण मजूमदार शाह। इनको जो अवार्ड दिया गया है वो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है क्योंकि हिंदुस्तान में से इससे पहले 2 ही लोगों को सम्मान मिला है। एक आपके उदय कोटक हैं, कोटक महिंद्रा के उदय कोटक, और दूसरा इन्फोसिस के मालिक आपके नयना मूर्ति, ठीक है। तीसरी इंसान है जिनको ये सब चीज़ें मिली हैं। निम्नलिखित में किस कार्यपालिका का चयन विधायिका के सदस्यों से ही होता है? देखिए, निम्नलिखित किस कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, का चयन विधायिका के मतलब कि सरकार कौन बनाएगा और विधायिका मतलब कि पार्लियामेंट कौन सी होगी। तो देखिए, जो पार्लियामेंट टाइप ऑफ सिस्टम होता है इसमें लोग अपना चुन के आते हैं, ठीक है, पार्टी के माध्यम से आते चुन के आते हैं,
और एक पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट के बाद वहीं से सरकार बनती है। तो ये सिस्टम जो है वो आपका संसदीय कार्यपालिका का सिस्टम है। लेकिन उसके उलट जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें सब लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं और राष्ट्रपति अपनी टीम बनाता है। हाल में ही अनिल सूरी का निधन हो गया और वह प्रसिद्ध क्या थे? देखिए, निर्माता निर्देशक थे अनिल शर्मा जी जो थे वो एक फिल्म निर्माता थे। शर्मा निकल रहा है। अनिल सूरी जो है निर्माता थे, ठीक है। और आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो उसमें से एक इनका नाम भी है। किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना लागू किया है? देखिए, केरल सरकार ने खाद्य वन परियोजना को लागू किया है और इसमें इसके सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण योजना के साथ क्रियान्वित होगी और 192 आदिवासी गाँवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया गया। खाद्य इन परियोजनाओं की केरल सरकार का क्या आता है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण कायाकल्प योजना की शुरुआत की है?